कहानी की शुरुआत में सेरा नाम की लेडी किसी लेबोरेटरी के अंदर जाती है जहां सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर मौजूद था। वो क्रिएचर फिलहाल हाइपरनेशन पर होता है जिसे पहाड़ों के अंदर से खोजा गया था। कई सारे वैज्ञानिकों की टीम वहां पर उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी और उनका मानना था कि ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स दुनिया में और भी कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन पता चला कि ये क्रिएचर कई सालों से सोया ही हुआ है। उसे कई झटके देकर मॉनिटर भी किया गया लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था। ऐसा लग रहा होता है कि वो एकदम जम गया है। लेकिन जब सेरा नाम की वो लेडी उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे टच करके कोई अजीब सी धुन गुनगुनाने लगती है, ऐसा लग रहा था कि वो उस बड़े से क्रिएचर के बारे में बहुत जानती है और उससे बातचीत कर रही है। पहले जब ज्यादा असर नहीं हुआ तो सेरा खुद वहां से जाने लगी थी। लेकिन अचानक जो वैज्ञानिक उस क्रिएचर के बॉडी को मॉनिटर कर रहे थे उन्हें उसके दिल में कुछ तो चेंजेस दिखाई दी। उस क्रिएचर का दिल धड़कने लगा था और अगले ही मोमेंट में सेरा जब मुड़ती है तो वे क्रिएचर उसे देख रहा था। यानी इतने सालों से सोया हुआ क्रिएचर आखिरकार जाग उठा है। लेबोरेटरी में चारों तरफ अलर्ट अलार्म्स चालू हो गए थे और सभी डर कर भागने लगे। वो बड़ा सा क्रिएचर जिसका उन्होंने नाम यूकन रखा हुआ होता है, वो जिंदा हो चुका था और अपने हाथ पैर को जिसमें जंजीर बंधे हुए थे उसे छुड़ा देता है। उसने तो उस पूरी लेबोरेटरी के अंदर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। एक हाथ मारने पर लिफ्ट भी दूर गिर गई जिसके अंदर सेरा मौजूद थी। सेरा को इस हमले से काफी चोट लगती है लेकिन बाद में उसका एक दोस्त एंड्रेस उसे वहां से आकर निकालता है। सारा स्टाफ डर कर यहाँ से वहां भागने लगा था और वो बड़ा सा यूटून नाम का क्रिएचर इतने सालों बाद आजाद हो गया है। जो भी सामने आता वो उसे सब डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता। हमें तो मॉन नाम का एक ऑफिसर दिखाया गया जिसके सामने उस क्रिएचर का एक सैंपल आ जाता है तो उसने वो तुरंत ही चुराकर अपने पास रख लिया था। यूटन नाम के उस क्रिएचर ने कई उच्च अधिकारियों को तो अपने पैरों से दबाकर मार ही दिया था और अब देखने से साफ लगता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। सभी लोग अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं और उस क्रिएचर ने लेबोरेटरी को तोड़ दिया था। वो उस और जोर से चिल्लाता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को सिग्नल दे रहा है। पर अब ये बात तो क्लियर है कि योटू ने आजाद हो चुका है और उसके दिल में जो आएगा वो वही करेगा। उच्च अधिकारी और हायर सोल्जर्स की टीम भी उसमें कुछ नहीं कर पा रही थी। पर आखिर ये बड़ा क्रिएचर आया कैसे, इसके लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा जब ये बड़े बड़े क्रिएचर्स पृथ्वी पर खुलेआम घूमते थे। लेकिन उस समय ईसाई धर्म के लोगों को उनसे खतरा होने लगा। वो समझने लगे कि भले ही ये बड़े शैतान उन पर हमला नहीं कर रहे हैं लेकिन कभी भी उन्हें ओवर पावर करके उनकी प्रजाति ही खत्म कर सकते हैं। इसीलिए ईसाई धर्म के सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो इन क्रिएचर्स को मारेंगे। क्रिएचर्स की एक कमी थी कि अगर उन्हें सूर्य की किरण के सामने रख दे तो वह जलकर मर जाते थे। तो बिना देरी किए ईसाई धर्म की सारी प्रजाति के लोगों ने उन क्रिएचर्स को ढूंढकर मारना स्टार्ट किया। इनफैक्ट उन क्रिएचर्स के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया क्योंकि अगर उनमें से एक भी बच गया तो वो ईसाइयों से बदला लेने जरूर आएगा। उस मोमेंट के बाद लगा कि अब कोई बचा ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पता चल रहा है कि वे बड़ा सा यूटन नाम का क्रिएचर यहाँ प्रिजर्व रखा गया था जो अब जिंदा होकर फिलहाल आजाद हो गया है और पता नहीं कितनी बड़ी तबाही मचाएगा। अब वहाँ जितने भी लोग घायल पड़े हुए थे सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। कई सारे सोल्जर्स की टीम अपने हेलीकॉप्टर लेकर सभी को शिफ्ट कर रही थी। पता चला कि सेरा और उसके साथियों को एक हिडन मिलिट्री बेस में लेकर आया जाता है। जब सेरा अंदर पहुंच रही थी तो उसे अपना एक बहुत ही पुराना दोस्त मिलता है। उसका नाम क्रिस था और वो एक नॉर्मल सोल्जर से काफी बड़ा कैप्टन बन चुका होता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं और काफी अच्छी तरीके से मिल रहे थे। सेरा जब एक मीटिंग एरिया में जाती है तो उसे मैरी नाम की एक लेडी मिली जो उस क्रिएचर के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी। मैरी सेरा पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सेरा ने ही कुछ किया है। वो सब तो इतने सालों से उस क्रिएचर को अच्छे से मॉनिटर कर रहे थे पर सेरा के आने के बाद ही वो यहाँ से भाग गया। दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है और तभी अचानक वहाँ पर उच्च अधिकारियों की एक टीम आ गई। पता चला कि उस क्रिएचर की खबर सुनकर प्रेसिडेंट वहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर के अंदर सभी लोग बैठकर इस बात पर डिस्कस करने लगे कि आगे क्या किया जाएगा। मैरी नाम की वो लीडर साफ कह रही थी कि शायद हमें उसे वापस पकड़ना चाहिए। क्रिएचर के ऊपर अभी भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट पेंडिंग है जो इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी इतने भारी भरकम समय में मैरी को सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ सेरा इसके अगेंस्ट थी। वो साफ कहती है कि इतना बड़ा विशालकाय क्रिएचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे अगर हम पकड़ने जाएंगे तो अपनी ही जान गंवा बैठेंगे। तो हमें उसके बिहेवियर पैटर्न को समझना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। लेकिन प्रेसिडेंट अब एकदम ऊब चुके थे इन सारी बातों से। वो अब अपने कई सारे सिटीजन्स की जान खतरे में डालकर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि मैं अपने सोल्जर्स की टीम बुलाऊंगा और उस बड़े से क्रिएचर पर हमला करके उसे मार दूंगा। सेरा ये बात सुनने पर काफी चौंक गई क्योंकि इससे पहले भी उसका सामना किसी बड़े क्रिएचर से हुआ था और जो धुन उसने एक्सिस्टिंग वाले क्रिएचर के पास जाकर बोली थी वो उसने पिछले वाले से ही सीखा था। तो सेरा प्रेसिडेंट को यही कन्विंस करती है कि हमें क्रिएचर को मारना नहीं चाहिए, वो बेकसूर हो सकता है। पर प्रेसिडेंट
अब शायद किसी की नहीं सुनने वाले थे। उन्होंने बाकियों की एडवाइस को एकदम इग्नोर किया और अपनी मिलिट्री सोल्जर्स की टीम को आदेश दे दिया कि क्रिएचर के ऊपर मिसाइल फेंककर मार दिया जाए। यहाँ बेचारी सेरा बाहर जाकर एक कोने में बैठ जाती है और उस क्रिएचर के बारे में सोचती है कि उसका क्या होगा। तभी एंड्रेस उदास पड़ी हुई सेरा के पास आता है और उसे समझाता है कि वो सभी को नहीं बचा सकती। सेरा के हाथ में एक छोटा पत्थर होता है जिसे देखकर एंड्रेस पूछने लगा। तब जाकर वो बताती है कि ये टुकड़ा उस क्रिएचर का है जो उसे सबसे पहले पहाड़ों पर मिला था और ये टुकड़ा हमेशा उसे याद दिलाता रहता है कि उसने गलती की थी उस क्रिएचर को मार के। एंड्रेस तो अब सेरा को कन्विंस करने लगा कि तुम्हें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए। सेरा को ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो सीधा उठकर उस कमरे में चली गई जहाँ पर क्रिस नाम का उसका वही सोल्जर साथी अपनी टीम को रेडी कर रहा था और उन्हें प्लान बता रहा था कि कैसे क्रिएचर पर हमला करना है। यानी सारे सोल्जर्स का माइंडसेट एकदम क्लियर था कि उन्हें क्रिएचर को खत्म ही करना है। सोल्जर्स की टीम निकलने ही वाली थी अपने मिशन के लिए। तभी सेरा वहां पहुंचकर क्रिस से कहती है कि उसे भी मिशन पर साथ चलना है, लेकिन क्रिस को पता था कि ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसने सेरा को साफ मना कर दिया। पर सेरा अब उसे इमोशनल कर रही थी ये कहकर कि लास्ट क्रिएचर जब आया था तो उसके फादर मर गए थे और वो इस बार सिर्फ अपने फादर के लिए जाना चाहती है। ये सुनने के बाद क्रिस थोड़ा सोचता है और फिर उसे ले जाने के लिए राजी हो जाता है। पता चला कि मैरी नाम की वो लीडर भी उनके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उसे तो सिर्फ क्रिएचर के बॉडी सैंपल्स लेने थे। बिना देरी किए सारे सोल्जर्स की टीम अपने मिशन के लिए अब निकल पड़ती है। अब हमें दूसरी तरफ एक नाइट क्लब दिखाया जाता है जहां सारे लोग मजे कर रहे थे, अच्छे गाने बज रहे थे और हर एक इतनी एंजॉयमेंट करते हैं जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हलचल होने लगी। सारी चीजें यहाँ से वहाँ गिरने लग जाती है जिससे सभी थोड़ा तो चौंकते हैं, लेकिन फिर बाद में अपना अपना मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई मजाक चल रहा है, पर तभी एक और तेजी से झटका लगा और उस पूरे नाइट क्लब की छत एकदम से टूट जाती है। पता चला कि वही बड़ा सा टोफून क्रिएचर आ चुका है और उसने पूरे नाइट क्लब को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है। सभी इतने बड़े क्रिएचर को अपने ऊपर देखकर काफी डर गए। वे सब यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर टोफून इतने सारे लोगों को देखकर काफी गुस्सा होता है और अपना बड़ा हाथ अंदर डालकर कई सारे लोगों को पकड़ लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना मुंह ओपन किया और उन्हें खा लिया। यानी वो बड़ा क्रिएचर काफी निर्दय बन चुका था और जो भी उसके सामने आता उसे खत्म कर देता। पर थोड़े ही देर के अंदर क्रिस और उसके सारे सोल्जर्स की टीम हेलीकॉप्टर्स लेकर पहुंच चुकी थी। उन्हें पता था कि ये क्रिएचर सूर्य की रोशनी से बहुत डरता है, इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल रोशनी हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा के रखी थी, जिसे ऑन करने पर जब उसकी बॉडी पर पड़ती है तो क्रिएचर को काफी दर्द होने लगा था। वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस के दोनों मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हमला करते रहते हैं। उन लोगों ने जो फॉर्मेशन बनाया था उसी के हिसाब से चलते हुए क्रिएचर को डैमेज पहुंचाते हैं। पर थोड़ी देर तक ये सहने के बाद उस तोफून ने एक इलेक्ट्रिक पोल उठाया और सीधा मार दिया एक हेलीकॉप्टर के ऊपर। हेलीकॉप्टर का आधा से ज्यादा पार्ट खराब हो चुके थे और वो डिस्ट्रॉय होने वाला था। उसके अंदर क्रिस का एक साथी होता है जो उससे अलविदा ले रहा था, यानी उसे पता चल गया है कि वो नहीं बच पाएगा। क्रिस के वो सोल्जर साथी का हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और उसमें उसके कई सारे दोस्त मारे जाते हैं। क्रिस ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर उसे इस समय बहुत गुस्सा आता है क्रिएचर के ऊपर। तुरंत ही अब वो हेलीकॉप्टर लेकर क्रिएचर के सामने जाता है और हमला करने के लिए तैयार रहता है। वो बड़ा सा टोफून भी उसे ही देख रहा था, पर क्रिस को भी पता है कि उसका हेलीकॉप्टर थोड़ा खराब हो चुका है। इस हालत में अगर वो लड़ेगा तो क्रिएचर के हाथों मारा ही जाएगा। सेरा क्रिस को समझाती है कि हमें अभी हमला नहीं करना चाहिए। कई देर तक क्रिएचर और क्रिस एक दूसरे को देखते रहे और फिर वो बड़ा सा टोफून बिना कुछ किए मुड़कर वहाँ से चला जाता है, जैसे कि वो सिर्फ यहाँ पर ये बताने आया था कि वो आजाद हो चुका है। इसके बाद क्रिस हेलीकॉप्टर को लैंड कराता है और क्रैश वाली साइड पर जाता है। वहाँ उसके कई सारे दोस्त मर चुके थे और कई घायल भी होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया था। पर इस समय क्रिस को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ सेरा और मैरी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि वो क्रिएचर कितना भयानक है। उसने इतने सारे लोगों को बेवजह खा लिया, लेकिन सेरा की थिंकिंग इसके एकदम अपोजिट थी। वो यही सोच रही होती है कि शायद इंसानों ने इससे पहले इन क्रिएचर्स के ऊपर काफी गलत काम किया था। इनके परिवार को उन्होंने मार दिया, इसलिए शायद ये क्रिएचर इंसानों के प्रति इतने गुस्सेल हैं। एंड्रेस तो सेरा से पूछने लगा कि क्या हम किसी भी तरीके से इन क्रिएचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, फिर हमें एटलीस्ट पता चल सकेगा कि आखिर वो चाहते क्या है। सेरा बहुत ज्यादा सोचते रहती है और फिर कहती है कि मुझे पता है कि कहाँ जाना है, यानी वो किसी को जानती थी जो उन क्रिएचर से कम्युनिकेट कर सकता है। अब दूसरी तरफ हमें बर्फीले पहाड़ों के बीच के घर दिखाया जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो अपने घर को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रहा था। बूढ़े आदमी को बहुत प्राउड फील होता है कि इतनी मेहनत करके उसने घर बना ही लिया।
लेकिन अचानक वहाँ पर हलचल होने लगी थी। बूढ़े आदमी का कुत्ता तो जोर से भौंककर उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन उस आदमी के होश तब उड़ जाते हैं जब वो सामने की तरफ उसी टॉफून क्रिएचर को देख रहा था। वो टॉफून काफी गुस्से लग रहा होता है और धीरे धीरे अपने बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे जाता है। पता चला कि उसने बूढ़े आदमी के घर पर पैर रख दिया है और उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी बूढ़े आदमी की इतनी ज्यादा मेहनत और पैसे सब बेकार हो गए। अब सेरा एंड्रेस और मेरी को लेकर एक जगह पर जाती है। वो भी एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी वाली जगह थी जो काफी सीक्रेट होती है। इस जगह के बारे में शायद सेरा को छोड़ के और किसी को नहीं पता। कई घंटों तक ट्रैवलिंग करने के बाद एंड्रेस और मैरी को लग रहा था कि सेरा पागल हो चुकी है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। लेकिन वो उन्हें लेकर एक गुफा के अंदर एंटर कर जाती है। एंड्रेस को तो वहाँ की दीवारों पर काफी चिपचिपी चीजें मिली और उस जगह पर एक जाल जैसा कुछ बनाया गया था। तब जाकर सेरा एक बात बताती है कि ये वो जाल है जिसे कि इन सभी क्रिएचर्स के किंग को मारने के लिए बनाया गया था। कई साल पहले ईसाई धर्म के लोगों ने क्रिएचर्स की पूरी प्रजाति को खत्म करने के लिए क्रिएचर किंग के बच्चे को यहाँ पर फंसा दिया था और वो चाहते थे कि किंग यहाँ पर आए और जाल में फंस कर मारा जाए। और एक्चुअल में जो पत्थर सेरा के पास था वो उसी क्रिएचर किंग का होता। तभी थोड़ी ही देर के अंदर वो ट्रैवल करते हुए एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ से नीचे सिर्फ खाई दिखाई दे रही थी। सेरा सभी को रुकने के लिए कहती है। उसने तुरंत ही वो छोटा पत्थर नीचे की तरफ मारा और आवाज की। अब अचानक कुछ हलचल होती है और सामने की तरफ एक और क्रिएचर आ जाता है। सभी उसे देखकर एकदम डर गए और चिल्लाने लगे, लेकिन सेरा शांत कराते हुए ये बताती है कि ये क्रिएचर किंग का बेटा है जो सालों से इसी जगह पर सुरक्षित रखा गया है। सेरा को इस बारे में पता था, इसीलिए वो समय समय पर यहाँ उससे रिलेशन बढ़ाने के लिए आया करती। और अब तो ऐसा होता है कि क्रिएचर सेरा को पहचान गया है। सेरा उस पत्थर को लेकर उस क्रिएचर के बॉडी पर हाथ रखती है और एक धुन गुनगुनाती है। यही सेम धुन उसने लेबोरेटरी वाले क्रिएचर के ऊपर भी बोली थी और उसी की वजह से वो जिंदा हो गया था। एंड्रेस और मैरी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि वो क्रिएचर भी सेरा के साथ गुनगुना रहा था। यानी वह बिल्कुल भी पहले वाली की तरह अग्रेसिव नहीं है। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्रिएचर जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था वो सच में इतने सालों से एक्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा था वो बड़ा सा क्रिएचर जो लेबोरेटरी से भागा होता है। सेरा को ये बात पता थी कि वो क्रिएचर इस बर्फीली पहाड़ी की तरफ ही आएगा, इसीलिए वो बाहर निकलकर टोफून को देखने लगती है। तुरंत ही अब जब टोफून एक परफेक्ट लोकेशन पर आया तो उसने फ्लेयर फायर कर दी। उस फ्लेयर को देखकर तुरंत ही किंग का बेटा भी बाहर निकल जाता है। यानी अब सामने दो क्रिएचर्स मौजूद हैं एक ही प्रजाति के। सेरा ने तो अपने वाले क्रिएचर का नाम बनी रखा था और अब जब यहाँ बनी और टोफून सामने खड़े हुए थे तो वो एक दूसरे के ऊपर गुर्राने लगते हैं। टोफून इस समय तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो क्या करेगा किसी को नहीं अंदाजा। यहाँ टोफून ने तो बहुत ही तेजी से अपना बड़ा पैर उस बर्फीले वाले एरिया पर मारा। वो इतना तेज होता है कि चारों तरफ की बर्फ एकदम टूटने लगी थी। सेरा भी बेचारी उस बर्फ के अंदर गिरने वाली होती है, लेकिन वो जैसे तैसे भागते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर बनी इन सारी चीजों के बीच फंस जाता है। वो जिस बर्फ पर खड़ा हुआ था वो अचानक से टूट गई और वो सीधा ठंडे पानी के अंदर गिर जाता है। बनी बहुत कोशिश कर रहा था ताकि वो पानी से बाहर निकले, पर ऑब्वियसली वो कुछ समझ नहीं पाता और ठंडे पानी के अंदर चला जाता है। सेरा और बाकी सब देखकर ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। बेचारे वो सब कुछ कर भी नहीं सकते थे बनी को बचाने के लिए। इसी वजह से सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं यहाँ से दूर जाने के लिए। पता चला कि टोफून उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सही समय पर वो अपना हेलीकॉप्टर उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारी सेरा अपने प्यारे क्रिएचर को देख रही थी जो बर्फीले पानी के अंदर है, पर अगर इस सिचुएशन में क्रिएचर के साथ कभी हम फंस जाए जहाँ बर्फ की परत मौजूद है और उसके टूटने के बाद आप बर्फीले पानी के अंदर गिर गए हो, ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अगर आप छेद वाले हिस्से के दूर चले जाओ तो बर्फ की परत से बाहर नहीं निकलने के कारण आपकी मौत हो जाएगी और वहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि आपकी किसी भी बॉडी पार्ट को जमने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहली बात तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। यूजुअली ये देखा गया है कि समुद्र के ऊपर जो ये बड़ी सी परत बन जाती है बर्फ, अगर उसके अंदर जाते हैं तो परत और पानी के बीच थोड़ा सा गैप होता है। यानी अगर हम उस पानी में गिर भी जाए तो परत के एकदम ऊपर वाले हिस्से पर आकर सांस ले सकते हैं। वहीं पर हमें अपना मुंह रखना होगा और ये ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो सके उस बर्फ में से ओपनिंग की तरफ चले जाएं, क्योंकि टूटी हुई जगह से ही बर्फ के अंदर से बाहर निकला जा सकता है। अब अगर बिल्कुल भी पता ना चले कि वो ओपनिंग कहाँ पर है तो हमें रोशनी वाले इलाके को देखना है। बर्फ की परत वाली टूटी हुई जगह से काफी ज्यादा रोशनी निकलेगी और इस तरीके का यूज करके शायद वो क्रिएचर और हम भी बच सकते हैं। पर यहाँ सेरा और उसकी बाकी टीम वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। सेरा को अपने उस साथी क्रिएचर के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है और वो तो मैरी से बता रही थी कि एक बार वो उस क्रिएचर को बाहर लेकर आई थी। रात के समय वो दोनों बैठकर आसमान में सितारे देख रहे थे।
लेकिन उस क्रिएचर बनी ने कुछ आवाज सुनी जिससे वो वापस उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया, मानो कि उसे किसी चीज का डर लग रहा हो। अब अचानक क्रिस और मैरी एक मैप लेकर आते हैं जिसमें साफ बताया गया कि वो टोफून नाम का क्रिएचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेरा उसके डायरेक्शन को ध्यान से देखती है तो वो तुरंत ही समझ गई, क्योंकि वो जगह ईसाई धर्म के सबसे बड़े राजा का था जिसने उस समय पर आदेश दिया था कि इन सारे क्रिएचर्स को मार दिया जाए। यानी हो सकता है कि टोफून उन सभी से बदला लेने जा रहा है। ये एक बहुत ही डरावनी खबर है, क्योंकि इससे तो कई सारे लोगों की जान ही चली जाएंगी। तो अब बिना देरी किए सेरा और उसकी पूरी टीम निकल पड़ती है उसी जगह पर जहां पर सबसे पहले वो उन राजों का पर्दाफाश करेंगे। क्रिस भी उनका बहुत अच्छी तरीके से साथ देता है। ट्रैवल करते हुए वो सबसे पहले उस जगह की एक बहुत ही बड़ी चर्च के पास पहुंचे। कहा जाता था कि उस समय के सबसे बड़े राजा, जिनका नाम ओलफ हुआ करता था, ये उनका आलीशान घर होता है जिसे बाद में एक चर्च बना दिया गया। सेरा और उसके साथी वहाँ की एक केयरटेकर से मिलती है जो उसे अंदर लेकर जाती है। सेरा ने तुरंत ही बोल दिया कि उसे राजा ओलफ का वो मकबरा देखना है जिसे कहीं इसी चर्च के अंदर छुपाया गया है। तब जाकर उस केयरटेकर को थोड़ा शक होने लगा, लेकिन फिर भी वह उन्हें एक गुफा के अंदर लेकर जाती है। ये गुफा बहुत सालों पुरानी थी जिसके हर एक जगहों पर कुछ ना कुछ क्लूस लगे होते हैं। केयरटेकर ने बताया कि यहाँ कई लोग आए लेकिन उन्हें क्लूस का पता ही नहीं चला। सेरा को दीवारों पर कुछ जाने पहचाने सिंबल दिखाई देते हैं। अब एंड्रेस आगे बढ़ता है और उस राजा की एक पिक्चर को टच करता है। तभी दीवार में से एक छोटा टुकड़ा बाहर निकल गया। इस टुकड़े में छेद बने हुए थे जिसे सेरा देखकर समझ जाती है। वो केयरटेकर भी अभी परफेक्ट कॉम्बिनेशन में हाथ लगाती है तो वहाँ और भी छेद बन गए और तुरंत ही वो उन छेदों के अंदर लकड़ियों का टुकड़ा डालकर उस जगह को घुमाने लगते हैं। लिटरली थोड़ी देर में वो दरवाजा ओपन हो गया और अंदर काफी बड़ी जगह थी। जब वो आगे बढ़े तो पानी के बीचों बीच उसी राजा का ताबूत रखा गया था। यानी उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिखाया है। जैसे तैसे वो उसके पास जाते हैं और उसे ओपन करने के लिए कहते हैं, जिसे कि शुरुआत में केयरटेकर मना कर रही थी, लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन है तो उन्हें ओपन करना पड़ता है। लिटरली वो राजा ओलफ के स्केलेटन देख पा रहे थे जो कि एक तलवार लेकर सोए हुए होते हैं। इतने साल होने के बावजूद भी इस तलवार के अंदर जंग नहीं लगी, इसीलिए वो उसे अपने पास रखते हैं और वहाँ से राजा के पास एक लेटर भी मिला जिसमें वो कमांड लिखा हुआ था कि सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देना चाहिए। सेरा की टीम को जितने भी क्लूज मिले होते हैं वो उसे लेकर बाहर आ गए। सेरा की टीम ने जब चर्च में से मिले हुए उस राजा के लेटर को अच्छी तरीके से पढ़ा तब जाकर सच्चाई सामने आती है। उसमें साफ मेंशन किया गया था कि राजा ने कभी भी उन क्रिएचर्स को मारने के लिए नहीं कहा था। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि इंसान और क्रिएचर शांति बनाए रखे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर राजा को मरवा दिया और फिर उन क्रिएचर की पूरी प्रजाति ही खत्म कर दी। तो इससे इतना क्लियर हो जाता है कि टूफून राजा के पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि वो पूरी इंसानियत को ही खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो उन्हें अपना दुश्मन मानता है। थोड़े समय के अंदर ही पूरी दुनिया के अंदर उस अजीब से क्रिएचर के बारे में न्यूज फैल रही थी। सभी इतने ज्यादा डर चुके थे क्योंकि टूफून तबाही मचाता जा रहा था। अब तो गवर्नमेंट से भी सवाल पूछे जाने लगते हैं कि आखिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्रेसिडेंट का भी इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन वो उसमें खुलकर कुछ नहीं बता रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना गाइड किया कि लोग अपने घर के अंदर रहें और बाहर ना निकलें। लेकिन सारे न्यूज चैनल्स वाले काफी गुस्सा थे क्योंकि प्रेसिडेंट लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो लोगों को यह भी लगने लगा था कि क्रिएचर को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं, तो जितनी तबाही मचाए उतनी मचाएगा। वहाँ सेरा और उसके साथी भी कुछ समझ नहीं पाते कि उसे रोकेंगे कैसे। तब सेरा काफी ज्यादा सोचती है कि राजा के पास एक तलवार थी, लेकिन उस सिल्वर की तलवार से तो क्रिएचर को मारा नहीं जा सकता। तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है। वे तुरंत ही एक छोटे से चाकू को लेती है और चर्च में मौजूद एक पवित्र पानी के ऊपर लगा देती है। पानी लगाकर जब उसने क्रिएचर के छोटे वाले टुकड़े को काटने की कोशिश की तो वो पूरा जल कर कट गया था। यानी इसका मतलब साफ है कि क्रिएचर को सिर्फ पवित्र पानी से ही मारा जा सकता है। सॉल्सन पता चलने पर सेरा ने अपने सारे टीम मेंबर्स को बताया और वो इस पर भरोसा भी करते थे। क्रिस को तो उसके टीम वाले बुला रहे थे, लेकिन फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ रहता है और उनके प्लान में आगे बढ़ता है। सबसे पहले क्रिस और उसके साथी शहर में गए और जो लोग मूव आउट कर रहे थे उन्हें रुकने के लिए कहा। क्रिस उन्हें सारी बातें समझाता है और उनके साथ मिलकर मदद करने के लिए कहता है। इसी तरीके से वो उस क्रिएचर को रोक पाएंगे और अपने शहर को बचा पाएंगे। पहले तो कुछ लोग इससे डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी और आखिर में वो क्रिस का साथ देने के लिए मान जाते। सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि जिस चीज से भी हमला किया जाए उसे चर्च के पवित्र पानी में डुबा लें, क्योंकि इससे ही उस क्रिएचर को काफी चोट पहुंचेगी। पूरी प्लानिंग होने लगी कि कैसे उस क्रिएचर को यहाँ पर बुलाया जाएगा घंटे बजाकर, और जब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचेगा तो उस पर हमला कर देंगे। क्रिस ने अपने कई सारी सोल्जर की टीम को भी बुला लिया था जिनके पास एडवांस वेपन है। सारी वेपन्स की गोलियां उन्होंने हॉली वाटर में डूबा रखी थी और अब सिर्फ वेट करना था उस क्रिएचर का।
रात का समय हो चुका था और धीरे धीरे कुछ आवाज आती है। पता चला कि टूफून सिटी के बीचों बीच पहुंच चुका है और अपना हमला करने के लिए रेडी है। लेकिन तभी कुछ लोग चर्च के अंदर मौजूद होकर उस घंटे को बजाने लगते हैं। इतनी ज्यादा आवाज सुनने के बाद टूफून का कान दर्द देने लगे और वो थोड़ा स्लो हो जाता है। एक जगह पर जब वो रुक रहा था तो क्रिस ने लगातार अपने साथियों को आदेश दिया कि वो तुरंत ही फायर कर सकते हैं उस पर। अब यहाँ आदेश मिलने पर सारे सोल्जर्स ने गोलियां चलाई जो पवित्र जल में डूबी हुई थी। टूफून के बॉडी पर जैसे ही वो लगकर धमाका होता है तो उसे बहुत दर्द होने लगा। उसके हर एक बॉडी पार्ट काफी घायल हो चुके थे और वो समझ नहीं पाता कि क्या करें। तभी अचानक टूफून ने एक पेड़ उठाया और सीधा चर्च पर हमला कर दिया। चर्च पूरी तरीके से तबाह हो गया था, लेकिन वहाँ फंसे हुए लोग निकल जाते हैं। अब वो बड़ा क्रिएचर बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ता है। क्रिस ने तो नीचे लगाए बम को भी ब्लास्ट करना स्टार्ट किया, पर ये उतना डैमेज नहीं पहुंचा रहा था। टूफून की नजर अब सेरा और उसके साथियों पर ही थी, इसीलिए वो अपने बड़े बड़े कदम बढ़ाता है उनकी तरफ। सभी वहां से दूर भागने लगे अपनी जान बचाकर। लग रहा था कि क्रिएचर उन्हें भी खत्म कर देगा, लेकिन तभी पीछे से एक गुर्रानी की आवाज आई। टूफून जैसे ही रुककर पीछे देखता है तो पता चला कि वहाँ पर वही दूसरा क्रिएचर यानी कि बनी मौजूद है और अब वो गुस्से में टूफून पर हमला करने जाता है। दोनों भारी भरकम क्रिएचर एक दूसरे के आमने सामने थे और अब वो बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते रहते हैं। टूफून यहाँ बनी से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उसे एक ब्रिज पर गिरा देता है और पानी के अंदर डुबाने लगता है। बेचारा बनी क्या करे, उसे कुछ समझता ही नहीं। पर यहाँ नीचे मौजूद मैरी को एक आइडिया आया। वो कहने लगी पवित्र पानी का असर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि क्रिएचर की ऊपरी परत मजबूत है। अगर हम कैसे भी उसकी बॉडी में या फिर हार्ट के पास ये पानी लेकर चले जाएं तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता था। क्रिस ने बताया कि उनके पास एक ही बम बचा हुआ है उस पवित्र पानी का, तो उन्हें बहुत सावधानी से ये यूज करना होगा। अब यही प्लान वो सब एग्जीक्यूट करने के लिए निकलते हैं। यहाँ टूफून तो अलग अलग चीजें उठाकर बनी को मारता जा रहा था। बेचारा बनी इतना कमजोर हो जाता है कि उसे कुछ समझता ही नहीं। क्रिस और एंड्रिस तो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और बॉम्ब उनके पास ही था, यानी वो ऊपर से टूफून की तरफ ये बॉम्ब फेंकेंगे। वहीं सेरा और मैरी गन ले लेते हैं और लगातार फायर करने लगते हैं उसके ऊपर। टूफून ने तो बनी को काफी डैमेज पहुंचाया और उसे पानी के अंदर डुबाकर उसकी जान लेने लगा। बेचारा बनी इतना मार खा चुका था कि एक समय पर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, पर टूफून बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। सेरा और मैरी लगातार हमला करने की वजह से उस क्रिएचर का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। वहीं एंड्रिस और क्रिस हेलीकॉप्टर में थे और उसके पास जाते हैं, लेकिन पता चला कि वो पानी वाला बॉम्ब नीचे गिरने लगा है। एंड्रिस तुरंत ही उसे कैसे भी पकड़ता है और ऊपर लेता है, पर प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि उसे कंट्रोल करने वाला रिमोट नीचे गिर गया था, यानी अब उन्हें ये बॉम्ब मैनुअली कंट्रोल करना होगा। क्रिस ने बताया कि इसके अंदर अगर हम ग्रेनेड डाल दें तो ये ब्लास्ट हो सकता है, पर किसी को ये बॉम्ब लेकर क्रिएचर के पास जाना होगा। एंड्रिस इस बारे में बहुत सोचता है और टाइम भी बहुत कम था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ये जिम्मेदारी उठाएगा। तुरंत ही उसने अपनी वाइफ को कॉल लगाया अलविदा कहने के लिए। उसकी वाइफ ये बातें कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो चुका था। यहाँ सेरा आखिरी दम तक फायर करते जाती है क्रिएचर पर तभी टूफून ने अपने ऊपर की तरफ वही हेलीकॉप्टर देखा। वो उस पर हमला करने के लिए जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन एंड्रिस जिसके हाथ में वो पानी वाला बम होता है वो उसे लेकर सीधा नीचे कूद गया। क्रिएचर ने अपना मुंह ओपन रखा और एंड्रिस सीधा उस बम के साथ उसके पेट में चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर वो बम ब्लास्ट हो गया और वो पवित्र पानी पूरा उसके बॉडी में फैल जाता है। अंदर की तरफ से टूफून एकदम से गलने लगा और पवित्र पानी उसे काफी डैमेज पहुंचा रहा था। उसी समय पर बनी भी उठ गया होता है। उसने ये मौका छोड़ा नहीं और तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा होकर टूफून की बॉडी में अपना हाथ मार दिया। वो तो टूफून का दिल ही निकाल लेता है, यानी कि अब वो खतरनाक क्रिएचर मर गया है। वो गिरकर वही मिट्टी में मिल जाता है। सेरा और क्रिस बनी को जीतता हुआ देखकर काफी खुश थे, लेकिन इस बात का भी अफसोस था कि उनके एक साथी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। अब कुछ समय बाद सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो चर्च जिसे तोड़ा जाने वाला था उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत चालू हो जाती है। सारे सिटीजन्स को राजा ओलिव के बारे में सच्चाई पता चली कि वे हमेशा इन क्रिएचर्स के साथ थे। क्रिस भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने लगा और रिटायरमेंट ले ली। वहीं बनी नाम का वो बड़ा क्रिएचर पहाड़ों के अंदर खुला घूम रहा था, यानी लोगों ने आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर लिया है। बनी का जब भी मन करता वो सेरा से मिलने चले आता और हमारी भी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।